हेलो एवरीवन। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 12th स्टैंडर्ड की लास्ट पोएम, पोएम नंबर 8, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, जिसकी पोएटस है ममंग डाई, जो खुद भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है। इस पोएम में पोएटस ने स्मॉल टाउन्स की डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे स्मॉल टाउन में ज़िंदगी होती है, और वहाँ जो रिवर है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। तो गाइस, शुरू करते हैं पोएम के बारे में। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। अभी शुरुआत ही देखिए नकारात्मकता से हुई है, पेसिमिज्म से हुई है, दुख से हुई है कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, कि जब भी छोटे शहरों का नाम मेरे दिमाग में आता है तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है मौत। कईस यहाँ उनके कहने का मतलब यह है कि स्मॉल टाउन्स में मौत जो है वो आम बात है। वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों का मरना जो है वो आम सी बात है। तो पहली सेंटेंस में जो पोएटस ने बताया है कि कहा है कि स्मॉल टाउन्स में जो मौत है वो आम सी बात है, आए दिन कोई ना कोई आदमी क्या मरता ही रहता है। तो शुरुआत ऐसी है कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, कि जब भी मैं स्मॉल टाउन्स के बारे में सोचती हूँ मेरे दिमाग में ख्याल आता है मौत, क्योंकि वहाँ अक्सर लोगों की मौत होती रहती है। माई होम टाउन, इनका जो टाउन है, छोटा सा जो गांव है, लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज, यानी इनका जो गांव है वो होम टाउन जो है वो ट्रीज से घिरा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो गांव है वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी, या मे बी वहाँ जंगल वगैरह जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इनका जो गांव है वो ट्रीज से घिरा हुआ है, वहाँ फुल ऑफ ग्रीनरी है। इट इज ऑलवेज द सेम इन विंटर, इन समर और विंटर, यानी मेरे गांव जो है हमेशा से सेम ही है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। गाइस, इनके कहने का यह मतलब है हमारे गांव में कुछ भी नया नहीं होता, हमेशा सेम चीज़ें रहती है, फिर वो कौन सा भी मौसम रहने दो। इनका यहाँ कहने का मतलब है हमारे गांव में मोनोटोनस जर्नी रहती है। मोनोटोनस यानी जहाँ कुछ बदलाव नहीं होता, रोज वही चीज़ें होती है, हमेशा से वही चीज़ें की जाती है, फिर चाहे वो समर हो विंटर हो, यानी वक्त जैसे बदलता है इनके गांव में कुछ बदलाव नहीं होता। इनके गांव में सेम मोनोटोनस जर्नीज जो है, रिपीटेड रिपीटेड सब सेम सेम बातें होती रहती है, कुछ चेंजेस यहाँ नज़र नहीं आती। फिर से रीड करता हूँ। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, हमेशा वहाँ सेम चीज़ें होती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता। विद द डस्ट फ्लाइंग, अभी गाइस यहाँ डस्ट फ्लाइंग का मतलब जो होता है कि धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन यहाँ जो पोएटस ने डस्ट वर्ड यूज़ किया है ना गाइस, डस्ट का यहाँ मतलब है डेथ, मौत। फिर से पेसिमिज्म आ गई। विद द डस्ट फ्लाइंग यानी आए दिन किसी ना किसी की क्या होती है गाइस, मौत होती रहती है, तो कुछ चेंजेस ही नहीं है, आए दिन किसी ना किसी की मौत होती रहती है। और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, विंड हाउलिंग यानी हवा जो है वो तेज आवाज के साथ बहने लगती है। डाउन द गॉर्ज, गॉर्ज यानी वैली, घाटी, दो माउंटेन्स के बीच जो पानी का रास्ता होता है उसे गॉर्ज बोलते हैं। तो वहाँ जो जो विंड है, हवा है, तेज आवाज और तेज रफ्तार के साथ बहती है। कहीं यहाँ जो हाउलिंग ऑफ द विंड है ना, ये एक्चुअली दर्शाता है सैड मूड। तो पूरा पैराग्राफ जो है ना गाइस, पूरा जो है पेसिमिज्म से भरा हुआ है, नकारात्मकता से भरा हुआ है। पोएट कहती है कि जब भी मैं स्मॉल टाउन्स के बारे में सोचती हूँ पहला ख्याल मेरे दिमाग में आता है मौत का, यानी स्मॉल टाउन्स में मौत होना एक आम बात है, आए दिन किसी ना किसी की मौत होती रहती है। इनका जो होम टाउन है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है, डेफिनेटली वहाँ रिवर भी होगी, क्योंकि जहाँ रिवर होती है ग्रीनरी भी होती है।
इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, यानी मेरे गांव में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, हमेशा से वही चीज़ें होती रहती है, कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देती। विद द डस्ट फ्लाइंग, यानी आए दिन किसी ना किसी की मौत होती रहती है। और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, यानी पूरे लोगों का जो मूड है वो हमेशा सैड रहता है। तो आई होप गाइस पहला जो स्टांजा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, यानी एक नया दिन आया है और फिर से किसी ना किसी की मौत हुई है। जैसे हमने ऊपर देखा गाइस, पोएटस ने कहा था किसी ना किसी की मौत होती है, तो आज भी ऐसा ही हुआ है। जस्ट द अदर डे के एक और दिन गुजरा और एक और बंदा जो है उस मर गया है। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट लुकिंग एट द सैड wrath of tuberoses। इन द ड्रेडफुल साइलेंस, यानी चौ तरफ जो है वो खामोशी छाई हुई है, लोग जो है वो उदास हुए हैं क्योंकि किसी की डेथ हुई है। तो चौ तरफ जो है वो साइलेंस है, लोग जो है उदास हुए हैं। वी वेप्ट लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूबररोसिस। गाइस मैं पहले आपको जल्दी से बता दूं कि रेथ ऑफ ट्यूबररोसिस क्या होता है। ट्यूबररोसिस जो है गाइस एक टाइप का फ्लावर रहता है, हिंदी में उसे रजनीगंधा कहते हैं। रेथ ऑफ ट्यूबररोसिस, रेथ यानी जो आपने देखा होगा कि कोई मर जाता है तो एक टायर जैसा शेप बनाकर रोजेस बनाते हैं, हार बनाते हैं और उसके डेड बॉडी पर रखते हैं। तो वह बताया गया कि किसी न किसी की तो डेथ हो गई है, चौ तरफ साइलेंस है और वी वेप्ड, यानी हम रो रहे हैं किसको देखकर, उस ट्यूबर रोजेस के फ्लावर्स को देखकर, माला को देखकर हम रो रहे हैं। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ रिपीटिशन की गई है यहाँ। इसका मतलब है कि लाइफ एंड डेथ बोथ आर टेम्पररी, कि हमें जो ये ज़िंदगी मिली है वो परमानेंट नहीं है, कभी भी जो हमारी ज़िंदगी है वो जा सकती है। कि लाइफ एंड डेथ आर परमानेंट, ओनली द सॉरी गाइस लाइफ एंड डेथ आर टेम्पररी, ये जो है वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, रिचुअल्स यानी जो प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली है, वो परमानेंट है। कि हमारा जन्म होगा तो हमारा नामकरण करेंगे, वो परंपरा हमेशा से कायम है। हम मरेंगे, हमें दफनाएंगे, जलाएंगे, वो परंपरा कायम है। तो लाइफ एंड डेथ को पोएटस ने परमानेंट स्टेटस नहीं दिया है। पोएटस का ये कहना है कि लाइफ और डेथ आर टेम्पररी और परमानेंट क्या है, रिचुअल्स, जो प्रथाएं हैं वो परमानेंट है। तो गाइस सेकंड में भी जो है वही नकारात्मक आपने देखा कि जस्ट द अदर डे समवन डाइड, के एक और नया दिन आया, एक और बंदे की डेथ हो गई। इन द ड्रेडफुल साइलेंस, चौ तरफ जो था वो साइलेंस था, लोग जो थे उदास थे। वी वेप्ड लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूबररोसिस, यानी उन ट्यूबररोसिस के फ्लावर्स का जो माला बनी हुई थी उसे देखकर हम रो रहे थे। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ यानी लाइफ और डेथ ये दोनों चीज़ें टेम्पररीज है, जो परमानेंट है वो सिर्फ है रिचुअल्स, यानी परंपराएं, प्रथा जो है वो परमानेंट है। तो यहाँ स्मॉल टाउन्स के बारे में ऐसे बताया गया। अब गाइस जो नेक्स्ट दो स्टांजास है ना, वो रिवर के बारे में बताया कि रिवर को पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, रिवर को एक पर्सन के साथ कंपेयर किया गया है। द रिवर हैज़ अ सोल, कि मेरे गांव की जो रिवर है उसके पास सोल यानी आत्मा है। नॉर्मली गाइस आत्मा लोगों के पास होती है, लेकिन पोएटस ने क्या कहा है कि मेरी जो गांव की रिवर है इट ऑल्सो हैज़ अ सोल। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब हम सभी जानते हैं गाइस कि जब समर सीजन स्टार्ट होता है, गर्मियाँ आती है, तो बारिश तो होती नहीं और ऊपर से गर्मी की वजह से नदी का जो पानी है वो कम कम होता जाता है और सूखता जाता है। कई बार ऐसे भी होते हैं जो पूरी नदियाँ जो है वो सूख जाती है, पानी बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ वही बताया गया है कि इन द समर, समर के वक्त इट कट्स थ्रू द लैंड, जो रिवर है वो पूरी सूख जाती है और हमें लैंड कट्स जो है वो रिवर बेड पे दिखाई देते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा
कि किसी सूखी हुई रिवर को हम देखेंगे तो वहाँ जो लैंड रहती है वो एकदम कट कट हुई रहती है, लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। गाइस, टॉरेंट ऑफ ग्रीफ का मतलब यहाँ एक्चुअली होता है कि जब रिवर सूख जाती है तो उस सूखे की वजह से उस एरिया में या उस गांव में पानी की कमी हो जाती है और लोगों को अत्यंत तकलीफ होती है। उस बेहद तकलीफ को टॉरेंट ऑफ ग्रीफ कहते हैं। तो समर के वक्त जो रिवर है वो सूख जाती है और लैंड जो है वो दिखाई देती है कट कट में, और चारों तरफ जो है वो ग्रीफ यानी पेन जो है वो आ जाता है सूखे की वजह से। समटाइम्स कभी कभी आई थिंक इट होल्ड्स इट ब्रेथ, कि रिवर जो है वो अपनी सांस रोके रखती है। सीकिंग अ लैंड, सीकिंग यानी खोजती है, एक्सप्लोर करती है, अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, कि रिवर जो है कभी कभी एकदम अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखती है और एक ऐसे जमीन को देखने की कोशिश करती है कि जहाँ फिशेस और स्टार्स हो, एक उम्मीद लगा के रहती है। तो गाइस, यहाँ रिवर के बारे में बताया गया है कि रिवर जो है उसके पास भी एक आत्मा है। समर के वक्त जो है रिवर का पानी सूख जाता है और पूरी लैंड जो है वो कट कट करके दिखाई देती है और पूरे गांव में जो है वो ग्रीफ, उदासीनता छा जाती है। और रिवर जो है वो एक्सप्लोरर के साथ कंपेयर किया गया है कि रिवर जो है वो एक एक्सप्लोरर है, वो ढूंढती है एक ऐसी जमीन जहां फिशेस और स्टार्स हो। तो ये था थर्ड पैराग्राफ रिवर के बारे में। फोर्थ भी गाइस रिवर के बारे में ही बताया गया है कि द रिवर हैज अ सोल। फिर से कहा गया है कि रिवर जो है उसके पास उसकी आत्मा है। इट नोस, रिवर को सब पता है। क्या? स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन, जो हमारी रिवर है उसकी जो नॉलेज है वो हमारे टाउन तक नहीं है। स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन यानी वो हमारी उसकी जो नॉलेज है वो हमारे टाउन से आगे भी बढ़ी चली जाती है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, कि इस रिवर को पता है कि कैसे बारिश की पहली बूंद जब बंजर जमीन पर आती है तो कैसे वो जमीन खिलखिला जाती है। तो रिवर को नॉलेज है, किसकी नॉलेज है? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू द ड्राई अर्थ, कि कैसे बारिश की पहली बूंद जब ड्राई अर्थ पर गिरती है तो वो ड्राई अर्थ कैसे महक उठता है, ये रिवर को पता है। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। गाइस, मिस्ट का मतलब आप कोहरा ही समझ लो तो भी चलेगा। जब आपने देखा होगा कि माउंटेन्स का जो टॉप रहता है वहाँ बहुत सारा धुआं रहता है, उसे मिस्ट कहा गया है। द रिवर नोस द इमोरलिटी ऑफ वाटर, इमोरलिटी यानी कभी ना ख़त्म होने वाला, कि रिवर को पता है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो गाइस, इस पैराग्राफ में रिवर की नॉलेज जो है वो बताई गई है कि रिवर को पता है कि कैसे जब बारिश की पहली बूंद ड्राई अर्थ पर गिरती है तो वह ड्राई अर्थ भी एकदम खिलखिला जाता है। कैसे माउंटेन के टॉप्स पर मिस्ट जो है वो रहती है और पानी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब गाइस, आपने शायद थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ को कंपेयर करके यहाँ रिवर के बारे में समझा होगा। जो थर्ड था पैराग्राफ रिवर के बारे में, वहाँ बताया गया था कि रिवर समर के वक्त सूख जाती है, तो वहाँ रिवर को मॉर्टेलिटी दिखाया गया है कि वो अमर नहीं है, उसकी मौत हो सकती है। और यहाँ रिवर की इमोरलिटी को पेश किया गया है कि रिवर जो है वो बरसों से है, उसे सब कुछ पता है कि कैसे पहली बारिश की बूंद गिरती है, कैसे माउंटेन्स के टॉप पर मिस्ट रहती है, कैसे पानी जो है वो इमॉर्टल है। तो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ रिवर के अपोजिट के बारे में बताया गया है कि पहले में रिवर जो है वो मॉर्टल है और दूसरे में वह इमॉर्टल है। अब आगे लिखा गया है गाइस,
A shrine of happy pictures marks the days of childhood. अब गाइस मैं यहाँ श्राइन का मतलब आपको बता दूं. श्राइन का मतलब है पवित्र जगह, सैक्रेड प्लेस. हम मंदिर भी मान सकते हैं कि श्राइन जो है वो एक पवित्र जगह है, एक प्योर जगह है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी. अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड. अब पोएटस ने चाइल्डहुड को श्राइन के साथ कंपेयर किया है कि जैसे श्राइन एक प्योरिटी का जगह है, प्योरिटी का सिंबल है, वैसे भी चाइल्डहुड में भी जो बच्चे होते हैं वो एकदम प्योर होते हैं, एकदम इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं. तो यहाँ चाइल्डहुड इज कंपेयर्ड विद द श्राइन कि चाइल्डहुड में जो बच्चे रहते हैं वो एकदम प्योर रहते हैं, सच्चे मन के होते हैं. वैसे ही श्राइन भी जो है वो एक प्योर जगह है. तो श्राइन, चाइल्डहुड इज कंपेयर्ड टू द श्राइन कि जैसे श्राइन एक प्योरिटी का सिंबल है, वैसे ही चाइल्डहुड भी जो है वो प्योरिटी का सिंबल है. तो चाइल्डहुड इज कंपेयर्ड टू द श्राइन. तो चाइल्डहुड में तो हैप्पी पिक्चर्स है, सब लोग जो है वो एकदम बच्चे जो है वो खुश रहते हैं. कि यहाँ बताया गया है कि स्मॉल टाउन में के जो लोग हैं ना गाइस, वो चाइल्डहुड में बहुत खुश रहते हैं, एकदम. वहाँ लिखा गया हैप्पी पिक्चर्स. चाइल्डहुड जो है वो एकदम हैप्पी रहता है. प्रॉब्लम आगे आती है, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. कि बचपन में तो स्मॉल टाउन के लोग जो है वो खुश रहते हैं, लेकिन उनकी एंजाइटी उनका जो प्रेशर है वो कब बढ़ता है, जब वो फ्यूचर में आते हैं. तब फ्यूचर में पहुंचकर उनको मौत का जो डर है वो सताने लगता है. तो यहाँ चाइल्डहुड और फ्यूचर को बताया गया है कि चाइल्डहुड और फ्यूचर में लोग कैसे होते हैं. कि जब बचपन आता है तो वह एकदम खुश रहते हैं, लेकिन उनका जो डर है वो कभी बढ़ता है, एंजाइटी यानी डर कभी बढ़ता है जब वो बड़े होते हैं. फ्यूचर में जब आते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका डर बढ़ता है और उनको मौत का डर जो है वह सताता है. अब आगे बढ़ते हैं. द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग द वेस्ट. वहाँ उनकी एक प्रथा है कि जो भी डेड बॉडीज होती है वो डेड बॉडीज को हमेशा वेस्ट साइड में रखते हैं. अब वेस्ट में ही क्यों रखते हैं, उसका रीजंस भी यहाँ बताया गया है. When the soul rises, यानी जब आत्मा शरीर के बाहर निकलती है, when the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of sun. अभी हमने सीखा है कि sun rises in the east. तो ये बोला गया है कि जो डेड बॉडीज है वो वेस्ट में इसलिए रखते हैं कि जब वहाँ से उनकी आत्मा निकलेगी वो सीधा ईस्ट में जाकर किसके साथ मिलेगी, सूरज के साथ जाकर मिलेगी. तो यहाँ एक लॉजिकल सेंटेंस लिखी गई है कि डेड बॉडीज को वेस्ट में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब उनके अंदर से आत्मा निकलती है तो वह ईस्ट में जाकर सन के साथ मिल जाती है. आगे, इन द कूल बाम्बू रेस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस. गाइस बहुत ही गहरे वर्ड्स जो है ना, गहरे मीनिंग जो है इन लाइंस में लिखी हुई है गाइस. इन द कूल बाम्बू, हम सब जानते हैं बाम्बू, आप सबने देखा होगा, एक टाइप का पेड़ रहता है जो ठंडा रहता है. इन द कूल बाम्बू रेस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस. कि जब सनलाइट उस कूल बाम्बू पर पड़ती है तो वह कूल बाम्बू भी गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है, शाम होती है, तो बाम्बू फिर से कूल हो जाता है. तो जब सन अपनी लाइट बाम्बू पर डालता है तो वह कूल बाम्बू भी गर्म बन जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, सनलाइट चली जाती है, वह बाम्बू फिर से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है.
तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चला जाता है। सन उस पर लाइट डालता है, बाम्बू गर्म हो जाता है, सनलाइट चली जाती है, फिर से बाम्बू ठंडा हो जाता है। द प्रोसेस गोस ऑन कंटिन्यूस, यानी ये जो है प्रोसेस वो टेम्पररी है। बाम्बू टेम्पररी वक्त कूल रहेगा, फिर से वो ठंडा गर्म हो जाएगा, फिर से वह ठंडा होगा, फिर से वह गर्म हो जाएगा। तो ये एक टेम्पररी प्रोसेस है गाइस। यहाँ जो मैसेज पोएटिस का है वो बाम्बू को बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है और सनलाइट को सोल के साथ। जैसे ये बाम्बू और सनलाइट का जो प्रोसेस है टेम्पररी है, वैसे भी हमारी बॉडी और हमारी सोल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी टेम्पररी है। एक ना एक दिन हमारी सोल को हमारे शरीर के साथ अलग होना ही है। तो ये गहरा मैसेज है जो इन बाम्बू और सनलाइट के थ्रू हमें दिया गया है कि बाम्बू और सनलाइट की जो प्रोसेस है वो टेम्पररी है, वैसे ही हमारी बॉडी और सोल का जो मेल है वो भी गाइस टेम्पररी है। एक ना एक दिन हमने भी अपने बॉडी के साथ हमारी सोल को बॉडी से निकल ही जाना है। तो यहाँ बाम्बू को बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है और सनलाइट को सोल के साथ कंपेयर किया गया है। और फाइनली यहाँ लिखा गया है, इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। अब गाइस यहाँ पेसिमिज्म से निकलकर स्पिरिचुअलिटी की ओर चला गया है कि इन द स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर, जो भी लोग स्मॉल टाउन्स में रहते हैं या जो लोग स्मॉल टाउन्स जो रिवर है उनके यहाँ रहते हैं, उन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए कि हम भगवान के साथ चले। यानी वो लोग जो है गाइस वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, पैसों में बंगला कार सोना इनमें उनका विश्वास नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर चलना चाहते हैं। तो बस गाइस यही थी आपकी पोयम नंबर 8। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प हो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। टिल देन टेक केयर, गुड बाय टू यू।